राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2026 के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन की शुरुआत का प्रतीक है। बिहार में लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे नीतीश कुमार ने आज आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के फैसले से राज्य में नए मुख्यमंत्री का रास्ता खुल गया है, जिससे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और समर्थक हैरान हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार में नेतृत्व तख्ता पलट हुआ है, जो जनता के जनादेश का धोखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की पुष्टि की है। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक इमारत में आग लगने के बाद चौथी मंजिल से जले हुए 2 शव बरामद किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में वीरवार को न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी साझा की। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी उम्मीदवारों की पहली सूची पर जमकर निशाना साधा और इसे वंशवादी सूची करार दिया। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु स्थित आप इकाई के संयोजक एसएन वासीगरन ने कहा कि पार्टी इस चुनाव में भाग लेने की योजना बना रही है। आप नेता सीटें हासिल करने के लिए एमके स्टालिन से जरूर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति स्टब की पहली भारत यात्रा पर उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि उनका रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में आना भारत के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय अनिश्चितता और संघर्ष के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत और यूरोप के बीच बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भारत यूरोपीय संघ के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई गति देगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, 6G, क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे हाईटेक क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी। साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में भी सहयोग को नई दिशा मिलेगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर मैं प्रेसिडेंट स्टुब का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट स्टुब एक प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर ही नहीं, एक सम्मानित थिंकर और लेखक भी हैं। एक्सेलेंसी, आप जैसे अनुभवी और डायनेमिक लीडर का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट बनना हमारे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की 2 बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फ्रेंड्स, फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। यानी स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हर लेवल पर अपने सहयोग को नई गहराई देने जा रहे हैं। पटना में आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि नितिन नबीन लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहे हैं और अब राज्यसभा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लंबे समय बाद राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार के कार्यकाल को सफल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में बिहार के विकास को नई गति देने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन्होंने एनडीए और भाजपा की ओर से नीतीश कुमार का संसद में स्वागत किया। आज मैं पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहाँ पर आया हूँ। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में
और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 66वें जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन में मामा कोचिंग क्लासेस के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग के माध्यम से बैंकिंग, एसएससी, डीआरडीओ और फॉरेस्ट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्रों को मुफ्त कराई जाएगी। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी होगी ताकि दूर दराज के छात्र भी घर बैठे इसका लाभ उठा सकें। जन्मदिन का मतलब है जिंदगी का एक साल और कम हो गया, तो बचा हुआ जीवन और कैसे उद्देश्यपूर्ण जिए हम, ये संकल्प मन में पैदा होता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते एक काम तो सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल निर्माण के काम होता है, लेकिन दूसरा होता है लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करना, उनके जीवन में आनंद और खुशियां कैसे लाएं इसके प्रयत्न करना। मैं मानता हूं कि जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम। सबसे प्रेम करें, सबसे स्नेह करें, और प्रेम को अगर प्रकट करना है तो उसी में से निकलता सेवा। तो प्रेम और सेवा ये दो जीवन का मूल है, ये मैं मानता हूं। और इसलिए बाकी सब कामों के साथ अगर हम में से हर एक सेवा से भी अपने आप को जोड़ ले, लोगों की सेवा वही भगवान की पूजा है, तो जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। और इसी भाव से बाकी कामों के साथ कुछ चीज़ें मन में आई कि प्रारंभ की जाए। उसमें से एक कोचिंग क्लास बच्चों को निःशुल्क चले, जिसमें वो बच्चे जो कोचिंग का भारी खर्चा नहीं दे सकते वो निःशुल्क कोचिंग, अच्छी कोचिंग प्राप्त कर सकें। और एडमिशन सीमित होंगे तो एक ऑनलाइन भी विकल्प रखें, ताकि बाकी बच्चे भी जो चाहें उनको ये विकल्प मिले कि ऑनलाइन भी वो कोचिंग कर ले। दिव्यांग जन हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके जीवन को भी हमको
कठिनाइयाँ उनके जीवन की कैसे कम करें, ये भी सोचना चाहिए। इसलिए मन में ये संकल्प जगा के जो दिव्यांग हैं, मतलब चल फिर नहीं सकते ऐसे दिव्यांग, तो उनको अब वो हाथ से चलाने वाली साइकिल में तो बहुत कठिनाई होती है। गांव में ही अगर ऊंचे नीचे रास्ता तो कहाँ से चलाए, तो एक बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड साइकिल भेंट की जाए। आज भी मैं बीच बीच में करता रहा हूँ, आज भी करेंगे। वो पर्यावरण को बचाने का महायज्ञ चल ही रहा है। एक अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा अगर बच्चों में रहेगी तो और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको सम्मानित करने का काम, पुरस्कृत करने का काम, ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और उनको देख कर बाकी बच्चे भी पढ़े। बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग भी, बच्चों के लिए खेल भी, इस तरह की व्यवस्था भी करने का सोचा है। एक अभी अपने सब साथियों से विचार करने के बाद मन में ये बात आई है कि अगर चलता फिरता क्लिनिक अस्पताल हो इंटीरियर के क्षेत्रों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहर आना दिक्कत का काम हो जाता है, तो जहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ जाके अगर वो खड़ा हो और डॉक्टर और दवाइयाँ रहे तो उनको चेक भी करे, मेडिकल चेकअप जिसको कहते हैं, दवाइयाँ भी दे, और भगवान न करे कोई ऐसी चीज़ निकले कि जिसके लिए रेफ़र करना ज़रूरी है तो वो रेफ़र करे तो दूसरी जगह उनका इलाज हो जाए। ऐसे कई संकल्प मन में आए हैं। उनमें से आज एक कोचिंग वाला यहाँ से आवेदन लेने का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ भी, रायसेन में भी, भैरुंदा में भी अभी 3 जगह सोचा है। प्रारंभ विदिशा से करेंगे। जिंदगी का तभी है जब वो काम आ सके लोगों को। जैसे दिव्यांग जन की सेवा में तो दिव्यांग का ही भला होगा, लेकिन पेड़ लगाने में सबका भला होगा, दुनिया का भला। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। होली बहुत हिंदुओं का बेहतरीन त्योहार है। तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में है हर, बगला की ना तारा जिसका 1.25 गज का पर, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में है हर। तो इसमें ताकत से मतलब नहीं है, धन धान्य से परिपूर्ण हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पैसा होते हुए कुछ गरीब लोगों की इमदाद करते हैं, मदद करते हैं, वो ही अच्छे मनुष्य कहलाते हैं। श्रेया फर्निशिंग की ओर से सभी देशवासियों को रंगों के पावन त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी देशवासियों को रंग बिरंगे त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका, राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आयोजित परिवर्तन यात्रा जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की संस्कृति को भव्य और दिव्य बताते हुए कहा कि बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का गौरवशाली केंद्र है। धामी ने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास के संकल्प का प्रतीक है। मैं सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दूर दराज के क्षेत्र से आई हुई समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला
संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के वर्षों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। भाइयों बहनों, हम सब ने देखा है किस तरह का अत्याचार यहां पर हुआ है, किस तरह की नाइंसाफी हुई है, हमने बहुत नजदीक से देखा है। और फर्जी वोट के काम, जाली वोटर आईडी के दम पर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, खास वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सीएए का कानून आता है देश के अंदर, जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करती है। तो भाइयों बहनों, उससे भी आपको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर जिले में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार निवास करते हैं। दशकों से उनके सर्टिफिकेट जब बनते थे तो उनके सर्टिफिकेट में पीछे लिखा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। और मेरे पास आए, मैंने तत्काल कहा कि इस प्रकार का सम्मान नहीं हो सकता, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और मेरे बंगाली भाई बहन सम्मान के साथ जिएंगे। हमने पूर्वी पाकिस्तान जो शब्द लिखा जाता था उसको वहां समाप्त कर दिया गया है। अब उनके सर्टिफिकेटों में कहीं नहीं लिखा जाता है। भाई, इतना ही नहीं, हमने बंगाली परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है ताकि वो सम्मान पूर्वक आसानी से अपनी छत के नीचे रह सके। पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है, लेकिन बंगाल में ये योजना लागू नहीं है क्योंकि बंगाल के गरीबों को इस हक से वंचित करने का काम किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधायक संजीव झा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फांसी घर विवाद को लेकर समन भेजा है। आतिशी ने कहा कि विधानसभा के नवीनीकरण के दौरान एक गुप्त कमरा मिला था जहां रस्सियां और कांच की गोलियां पाई गई। उनके मुताबिक अंग्रेजों के समय इस कमरे का इस्तेमाल गुप्त रूप से मौत की सजा देने के लिए किया जाता था
और तब की आप सरकार ने इसे जनता के लिए खोलने का फैसला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब बीजेपी सरकार इसे फांसी घर मानने से इनकार कर रही है और अंग्रेजों के दस्तावेजों का हवाला दे रही है। साथ ही अतिशी ने पानी प्रदूषण और स्कूल फीस जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और मांग की कि केजरीवाल की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है। फांसी घर के मुद्दे पे समन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि क्या दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। क्या है ये फांसी घर, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली विधानसभा में जब रामनिवास गोयल जी स्पीकर बने और दिल्ली विधानसभाओं के कई कमरों का रेनोवेशन हो रहा था, कई कमरे खोले जा रहे, उस कमरे के अंदर सुरंग से रास्ता था, पीछे का रास्ता था, वहां पे रस्सियां मिली, कांच की गोलियां मिली, कुछ जूते कपड़े मिले। और जब इसको टैली किया गया उस समय के डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो पता चला कि उस समय जो अब की दिल्ली विधानसभा है वहां पर एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था। उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो फैसला होता था उसके बाद कुछ समय तक प्रिजनर्स को वहां पर रखा जाता था। और ये रस्सी और ये गोलियां देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सारे अन्य छुपे हुए सीक्रेट एग्जीक्यूशन साइट्स में से था, जो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने के लिए गोली मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेसेस से खत्म करने के लिए जो बनाए गए थे। तब दिल्ली विधानसभा ने यह फैसला किया कि उस फांसी घर को पब्लिक व्यूइंग के लिए खोला जाएगा, कि देखें तो सही दिल्ली के लोग कि आखिरकार अंग्रेज क्या करते थे। जब इस फांसी घर को खोला गया पब्लिक व्यूइंग के लिए, तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तब के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, स्पीकर रामनिवास गोयल जी और डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरलान जी ने उसकी पब्लिक ओपनिंग का उद्घाटन किया। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे फांसी घर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहां पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई इतिहास नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो रस्सी पड़ी है, जो गोलियां पड़ी हैं, जो कुछ लोगों के पुराने कपड़े और जूते पड़े हैं, वो एक टिफिन घर था। क्या एक टिफिन घर को चिनवा के सुरंग से एंट्री की जाएगी? क्यों उसे छुपाया जाएगा? क्यों उसे दबाया जाएगा? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतवासियों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ खड़ी है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसे फांसी घर ना कहना भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है कि पानी की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, सड़कों की समस्या, प्राइवेट स्कूल फीस की समस्या छोड़कर आज दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, आज दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पे लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछो। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि कल जब अरविंद केजरीवाल जी असेंबली की प्रिविलेज कमेटी के सामने आए, अगर हिम्मत है तो उस प्रिविलेज कमेटी की हियरिंग का लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र